दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है उद्यानिकी में सामयिक कार्य। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहतास सिंह भदौरिया, जो कि हैं एक उद्यानिकी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम से। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों। तो डॉक्टर साहब, यही जानना चाहेंगे कि उद्यानिकी में इस समय कौन से सामयिक कार्य किए जा रहे हैं? किसान भाई जिनके खेतों में अभी आलू की खेती हो रही है, जो आलू की खेती कर रहे हैं, 30 से 35 दिन का समय अभी हो रहा है, तो किसान भाइयों को इस समय मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। क्योंकि 30 से 35 दिन में अगर किसान भाई अगर खेत में लगे हुए आलू में मिट्टी चढ़ाते हैं तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पानी का भी संरक्षण होता है और साथ में जो कंद बनने के लिए जो उसको सॉफ्ट जगह चाहिए, जो भुरभुरी जगह चाहिए, वो निर्मित हो जाती है। उससे क्या होगा कि किसान भाई के कंद जो है आलू के वो बड़े होंगे और जो कभी कभी पानी से धुलने की वजह से कंद बाहर निकल आते हैं वो हरे रंग के नहीं होंगे। क्योंकि हरा रंग अगर आलू में होता है तो वो कड़वापन आ जाता है। एक एंजाइम रहता है, ग्लाइकोलाइड रहता है सोलिसोनिन के नाम से, वो कड़वापन पैदा करता है और उसकी 5 ग्राम से मात्रा अगर अधिक होती है 100 ग्राम में तो वो कहीं ना कहीं जहरीला हो जाता है और वो मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसी के साथ में जिन किसान भाइयों ने मटर की खेती कर रहे हैं तो किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि अपनी फसल को बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए 80% WP सल्फर का प्रयोग करें। दूसरी तरफ हम जाते हैं कि जैसे हमारा मालवा और निमाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर बीजीय मसाला फसलें हैं, जैसे जीरा है, धनिया है, मेथी है, अजवाइन है, कलौंजी है, इनकी खेती करते हैं। तो किसान भाई क्या करते हैं, बीजोपचार के समय ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कितनी मात्रा का प्रयोग करना है। मात्रा के साथ भी जैसे हम लोग दौरे पे जाते हैं तो हम देख रहे थे, अभी हम 2-3 जगह गाँवों में गए, किसान भाई कह रहे थे सर हम तो फसल चक्र कर रहे हैं फिर भी सूख आ रहा है, जिसे विल्ट कहते हैं। तो हमने उनको बताया कि फसल चक्र का मतलब यही नहीं है केवल कि हमने पिछले साल गेहूं लगाया और इस साल हमने सरसों लगा दी। जिन फसलों की बीमारियां मिलती जुलती हैं, जैसे ऊख सूख की समस्या चने में आती है, तो वो समस्या बीजी मसाला फसलों में भी आएगी, क्योंकि वो बीमारी उसकी भी प्रमुख बीमारी है। तो हमने किसान भाइयों को बताया हमें ये ध्यान देना है कि जो बीमारी और जो कीड़े जिन फसलों के समान हैं उन फसलों को हमें विस्थापित करना है, तभी वो फसल चक्र पूरा होता है। तो इसके लिए क्या करना है किसान भाई, अगर उनके खेतों में ऊख सूख की समस्या आ रही है या बिल्ड की समस्या आ रही है तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा, 3 ग्राम मात्रा नोजल का आगे से फ्लश हटा के ड्रेंच करें, पौधों की जड़ों में पिलाएं। या फिर इसी मात्रा को आप रेत में या गोबर के सड़े हुए कंडे जो अपन किसान भाई जो गांव में बनाते हैं, अभी खलिहान में पड़ा हुआ कचड़ा है या सूखी लकड़ियाँ हैं, उनको जला के जो राख बनती है उस राख में मिलाकर भी सिंचाई से पहले अपने खेत में समान रूप से बिखेर दें, उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। जी, तो डॉक्टर साहब, जो किसान खेती कर रहे हैं तो वे बिल्ट से बचने के लिए कौन से जैविक तरीके अपनाइए, हमारे दर्शकों को बताइए। किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो किसान भाई जैविक खेती, क्योंकि सरकार हमारी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर बराबर जोर दे रही है, तो किसान भाई को कम से कम अपने परिवार की आवश्यकता के लिए अपनी जो खेती है उसमें जैविक तरीकों को अपनाना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि जो फसलें जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, इसमें हमारे यहाँ किसान भाइयों को देखने की अभी समस्या आ रही है कि कहीं ना कहीं पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं और या फिर उन फसलों में फल छेदक कीड़ का प्रकोप हो रहा है। तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना है, ब्यूवेरिया बेसियाना आता है जैविक तरीके में, तो इसकी भी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना है। और जो किसान भाई रासायनिक तरीके अपना रहे हैं वो इमिडाक्लोपिड या फिर अपना क्लोरोपायरीफॉस या अपना इमामेक्टिन बेंजोएट, इनकी दवाओं की निश्चित संतुलित मात्रा वैज्ञानिक के अनुसार प्रयोग करेंगे तो हमारे कीट और बीमारी कंट्रोल हो जाएंगे। जो किसान भाई गोभी वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, तो इनमें भी कभी कभी पत्ता खाने वाला इल्ली या फूल खाने वाला कीड़ा दिखता है, तो इमामेक्टिन बेंजोएट दवा का प्रयोग करेंगे तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। कभी देखने को आता कि किसान भाई कह रहा है कि हमें जैविक तरीके से करना है, तो बाज़ार में नीम तेल NSK जो इफ्को का एक प्रोडक्ट है, एजा पावर के नाम से 1500 ppm में आता है, तो किसान भाई 4 से 5 ml की मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उनको, जैसे अभी माहू कीड़ा आएगा जो रस चूस के आपकी सब्जियों को बदरंग करेगा, ख़राब करेगा, वो कंट्रोल हो जाएगा। अब जो हमारे फल बगीचे लगे हुए हैं किसान भाइयों के, इनमें फल लग रहे हैं, फलों का झड़ना आ रहा है या फलों में कोई समस्या आ रही है, तो प्लानोफिक्स का प्रयोग करें, हार्मोन का। अगर कहीं किसान भाइयों को हमें देखने को आ रहा है कि फलों का आकार छोटा रह रहा है या पौधों में हरापन कम हो रहा है, तो बाज़ार में 19-19-19, 18-18-18 जो NPK के फर्टिलाइज़र आते हैं,
इनकी करीब 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर, साथ में ही अगर फलों का आकार बढ़ाना है, फलों को सुंदर बनाना है तो 05234 भी बाजार में आता है, जिसमें फास्फोरस और पोटाश रहता है। इसकी मात्रा किसान भाई 2 से 4 ग्राम तक प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करेंगे तो किसान भाइयों के जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, कहीं ना कहीं उनका जो प्रकोप, जो हमारे किसान भाई बार बार यूरिया का छिड़काव करते हैं, बार बार यूरिया बिखेरते हैं, तो वो हमारा सीमित मात्रा में होगा, यूरिया की खपत कम होगी और उसकी वजह से जो कीड़े रस चूसने वाले आते हैं उनका भी प्रकोप फसल पे कम होगा। तो किसान भाई ऐसा करके अपनी फसल को बचा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे दर्शकों को उद्यानिकी में होने वाले सामयिक कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जो बातें बताई, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ।
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है, शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। आज हम आए हैं उन्हेल में और आइए मुलाकात करते हैं कुछ और किसानों से। और कुछ और किसान भी हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने खेतों में लहसुन लगाया है, किसी ने मटर भी लगाई हुई है। आइए जानते हैं इन किसानों से इन्होंने कौन सी फसल लगाई है और कृषि के बारे में इनका क्या सोचना है, क्या आगे की इनकी प्लानिंग से। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे। भोला भेरूलाल वाक्तेरिया मेरा नाम है। भोला लाल जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कि आपने लहसुन की खेती की हुई है, तो लहसुन की जो खेती आपने जो करी हुई है, तो क्या ये केवल लाभ की दृष्टि से आपने की हुई है, क्या सोचते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि इसके लिए हम कुछ और भी नई तकनीकों का सहारा लेते हुए या प्रिजर्वेशन की तरफ भी जाएंगे? जी बिल्कुल, प्रिजर्वेशन एक अच्छा ऑप्शन है। आफ्टर प्रोसेसिंग अपन प्रोडक्शन लेने के बाद इसको हम प्रोसेसिंग करके उसके नया रूप दे सकते हैं, जिससे हमें अधिक से अधिक इसका बेनिफिट मिल सके डायरेक्ट प्रोडक्शन की अपेक्षा। भैरूलाल जी, आप युवा हैं, युवा पीढ़ी जो आज की जो हमारी पीढ़ी है वो कृषि के बारे में क्या सोच रखती है, उनके सोचने का नज़रिया क्या है, और ख़ासकर यदि हम नई तकनीकों की बात करें तो आप कितना इन नई तकनीकों से सहमत हैं और अपनाना चाहते हैं? नई तकनीक की सर आपने बात कही, तो नई तकनीक काफ़ी हद तक कृषि के लिए लाभदायक है। हम मशीनरी का उपयोग करके फसल का डाटा ले सकते हैं कि उसमें मॉइस्चर कितना है, इंसेक्टिसाइड का क्या प्रकोप है, पेस्टिसाइड का क्या प्रकोप है, हमें कितनी मात्रा में हमें पानी देना है, कितना पेस्टिसाइड देना है, फर्टिलाइज़र देना है, ये हम सैटेलाइट एग्रीकल्चर के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है मशीनरी का। तो आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वो इस जो नई तकनीकें हैं उनको अपनाएं?
जी बिल्कुल, आप पॉसिबल हो उतना हम कर सकते हैं। हालांकि ये कॉस्टली बहुत होता है, लागत होती है, पर हम छोटे स्तर पर अगर छोटे छोटे प्लॉट में भी इसका करें तो ये अच्छा लाभ का धंधा बन सकता है। नई तकनीकों में यदि हम संचार की भी बात करें तो आजकल बहुत सारे ऐप्स भी हैं, तो आप लोग क्या उन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं? जी, कृषि में भी पेस्टिसाइड के लिए भी ऐप है, या हम बहुत सारे ऐप ऐसे जिनका हम फसल का फ़ोटो क्लिक करते हैं और उस पर अपलोड करते हैं तो बता देते हैं आपकी फसल की क्या स्थिति है, उसमें पानी है, फर्टिलाइज़र है, कोई बीमारी है। तो ऐसे कई ऐप्स बनाती है कंपनियां, तो वो काफ़ी हद तक उचित रहते हैं। तो आज की जो हमारी ये नई युवा पीढ़ी है, ये कृषि संबंधी जो ऐप्स हैं इनको चलाने में सक्षम है? जी बिल्कुल, आज की युवा पीढ़ी है ये कृषि ऐप धीरे धीरे उसको चलाते चलाते सीख जाती है और वो आसानी से उसको समझ सकती है, पढ़ सकती है उसको। क्या लगता है आपको जो नई तकनीकें हैं, नई तकनीकों से प्रोडक्शन पे और परंपरागत तरीकों से हटकर यदि हम बात करें तो कितना और ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है? जी, प्रोडक्शन की बात करें नई टेक्निक से तो हमें मौसम का पता चल जाता है, और खेती के लिए सबसे अच्छी बात अगर मौसम का हमें पूर्वानुमान हो जाए तो हम उसका आगे के 2-3 दिन के हम उसकी प्रक्रिया को संभाल सकते हैं कि अब मौसम कैसा रहेगा, उसके हिसाब से हम अपने काम कर सकते हैं खेती में। तो यानी कि बिल्कुल आप नई तकनीकों से पूरी तरह सहमत हैं। तो दर्शकों, आइए हम बात करते हैं दूसरे किसान से। इन्होंने भी जानते हैं कि अपने खेत में कौन सी फसल लगा रखी। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं राधेश्याम नाइमा। राधेश्याम जी हैं हमारे साथ में। और राधेश्याम जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस समय कौन सी फसल लगा रखी है? बटले लगाए और लहसुन लगाई है। लहसुन की फसल भी लगा रखी है। और बात करें यदि हम समग्र खेती की तो 2 फसलों के आपने नाम बताए, इसके बाद आप और दूसरी फसलें भी लगाते हैं? अब इसके बाद प्याज लगाएंगे फिर। तो सब जाते जाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा जो युवा है, जैसे कि आपने भी पढ़ाई करी लेकिन आपने कृषि को अपनाया, जाते जाते हमारे युवाओं को संदेश दीजिए कि वे पढ़ाई के बाद शहरों की तरफ पलायन ना करते हुए कृषि से जुड़ें, कृषि से जुड़ाव करें, मिट्टी से जुड़ें। तो उसके लिए आप हमारे युवाओं को संदेश दीजिए। जी, युवाओं को मेरा यही संदेश है कि पहली प्राथमिकता उनकी पसंद को चुने। अगर ना हो तो इतना हताश भी ना हो, कोई जॉब ना मिले तो आप अपने परंपरागत घर के जो घरेलू कामकाज उनमें अच्छा आप कर सकते हैं, अपने भविष्य को निखार सकते हैं। खेती भी एक अच्छा धंधा है, अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा रहता है, ये भी लाभदायक। जी बिल्कुल, अभी हमने बीच में भी चर्चा करी थी प्रसंस्करण के बारे में। प्रसंस्करण की बारे में और बताएं, और साथ में यदि हम समग्र खेती की बात करें तो समग्र खेती के बारे में आप हमारे दर्शकों को और बताएं। प्रोसेसिंग में अगर हम जैसे गार्लिक कई महीने लगाए हुआ है, हम इसको प्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट मंडी में किसान बेच देता है, उसके पास इतना कॉस्टली नहीं होता है कि उसका प्रोसेसिंग कर सके। लेकिन हम इसे गवर्नमेंट की सहायता से हम इसका प्रोसेसिंग प्लांट डालते हैं तो हम इसका रूप बदल सकते हैं, हम इसका पेस्ट बना सकते हैं जो कि मार्केट में फिर अच्छे दाम में बिकता है। गार्लिक पेस्ट होता है, टोमेटो अगर लगाते हैं तो टोमेटो का केचप मिलता है, सॉस मिलता है। ऐसे हम भी छोटे स्तर पर हम इसकी प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रसंस्करण एक बहुत अच्छा विकल्प है। यदि आप प्रसंस्करण की ओर भी जाते हैं तो आपको निश्चित ही इससे और अधिक लाभ मिल सकता है। और वहीं बात करें यदि हम समग्र खेती की तो समग्र खेती के बारे में आपकी क्या राय है? समग्र खेती भी एक अच्छा विकल्प है। अगर हम एक सिंगल फसल लेते हैं, एक ही फसल लेते हैं तो उसमें जोखिम ज़्यादा रहता है। अगर वो ख़राब हो जाती है तो किसान को कुछ भी लाभ नहीं मिलता और वो गांठे में जा सकता है। लेकिन हम समन्वित खेती करते हैं तो दूसरी फसल उसके पास रहती है तो पूरे वर्ष मजदूरों को भी मजदूरी मिलती रहती है और जोखिम भी कम रहता है, जिससे कि वो उसका खर्चा आसानी से निकाल सकता है। जी बिल्कुल, तो आप समग्र खेती से पूरी तरह सहमत हैं। वहीं बात करें यदि हम लागत की तो लागत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ से निकलने के बाद फसल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे उसके क्या दाम मिलेंगे, और मंडी में यदि ये फसल जाती है तो वहाँ इसके क्या दाम मिलेंगे? जी, यहाँ फसल निकालने के बाद अगर हम लोकल मंडी में अगर बेचते हैं यहीं पर या कुछ आसपास की 2-4-5 किलोमीटर की मंडियों में तो यहाँ पर कम दाम मिलता है। अगर पर हम इसकी क्वालिटी को अप्रोच करेंगे, इसमें ग्रेडिंग करेंगे, या पे जो अगर कुछ डस्ट मटेरियल है या पे कुछ फंक्स है तो उनको निकाल देंगे और फिर हम उसको अच्छी बड़ी लेवल की मंडी है जो वहाँ पर अगर उसको सेल करेंगे तो हमें प्रोडक्शन में और जो हमें जो प्राइस मिलेगा उसमें 2 से 3 हज़ार या आ जाए तो अच्छा है, तो 3 से 5 हज़ार का हमें फ़र्क देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में युवा किसान और इनसे भी हमने चर्चा करी और जाना कि कृषि के बारे में इनकी सोच क्या है और किस प्रकार से ये कृषि कार्य में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। गेहूं की बुआई सामान्य से ज़्यादा, मौसम पूर्वानुमान में एआई का उपयोग, अंडे का उत्पादन प्रति वर्ष 8 से 10% बढ़ा, 94% रबी फसलों की बुआई पूरी, नवनियुक्त कृषि विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण और श्री अन्न छोटे किसानों के लिए फायदेमंद।
आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गेहूं की बुआई सामान्य से ज़्यादा। गेहूं की बुआई में थोड़ी तेज़ी आई है और पहली बार यह सामान्य से पार हो गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 4 करोड़ हेक्टेयर में गेहूं बोया जा चुका है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6 लाख हेक्टेयर कम है। आमतौर पर गेहूं करीब 4 करोड़ हेक्टेयर में बोया जाता है। कृषि मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतिम चरण में भी गेहूं की बुआई पूरे जोरों पर जारी है। आने वाले हफ्तों में इस महत्वपूर्ण फसल का रकबा और बढ़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में अब तक गेहूं का रकबा पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है, मगर यह सामान्य रकबे से अधिक है। आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में चने की बुआई पिछले साल की तुलना में कम है, जबकि मध्य प्रदेश में चने की बुआई का रकबा पिछले साल से ज़्यादा है। अंडे का उत्पादन प्रतिवर्ष 8 से 10% बढ़ा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय की अध्यक्षता में दिल्ली में एक गोलमेज बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुश्री उपाध्याय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र, जो अब कृषि का एक अभिन्न अंग है, ने प्रोटीन और पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां फसलों का उत्पादन प्रति वर्ष 1.5 से 2% की दर से बढ़ रहा है, तो वहीं अंडे और बॉयलर का उत्पादन प्रति वर्ष 8 से 10% की दर से बढ़ रहा है। पिछले 2 दशकों में भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एक विशाल उद्योग के रूप में विकसित हुआ है, जिसने भारत को अंडे और ब्रॉयलर मांस के प्रमुख वैश्विक उत्पादक के रूप में स्थापित किया है। सुश्री उपाध्याय ने बताया कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें कर रहा है। विभाग ने हाल ही में उच्च रोगजनकता वाले एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की स्वघोषणा प्रस्तुत की है। 94% रबी फसलों की बुआई पूरी। प्रदेश में रबी फसलों की बुआई पूर्णता की ओर बढ़ रही है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 135 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है। गत वर्ष समान अवधि में 132 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। चालू रबी सीजन में 140 लाख हेक्टेयर में रबी बुआई प्रस्तावित है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गेहूं की बुआई पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी कम हुई है। अब तक गेहूं की बुआई 42 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 84 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। गेहूं बुआई का लक्ष्य 91 लाख हेक्टेयर रखा गया है। चने की बुआई पिछले साल की बुआई 21 लाख हेक्टेयर से अधिक 23 लाख हेक्टेयर में की गई है। नवनियुक्त कृषि विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र बरखेड़ी कला भोपाल में ट्रेनिंग कर रहे विभाग के 62 नवनियुक्त कृषि विस्तार अधिकारियों ने सीहोर जिले के बरखेड़ा खरेट ग्राम स्थित NRCE पुनर्योजित कृषि केंद्र का भ्रमण कर खेत पाठशाला में प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्हें विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के साथ सॉलिडेरिडॉड संस्था के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के सांची विकास खंड में डॉक्टर स्वप्निल दुबे कृषि वैज्ञानिक द्वारा किसानों को तकनीक की जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नैनो यूरिया, नैनो DAP, ड्रोन तकनीक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि विषयों पर तकनीकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का भी प्रदर्शन करके किसानों को दिखाया जा रहा है। आधुनिक कृषि यंत्र ड्रोन के द्वारा तरल उर्वरक नैनो यूरिया के छिड़काव होने से होने वाले फायदों के बारे में कृषि विशेषज्ञ इसे किसान हितैषी मानते हैं। गांव में श्रमिकों की कम उपलब्धता होने के कारण ड्रोन तकनीक अधिक कारगर है। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।